हेलो डियर स्टूडेंट, हम पारद के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने पारद का अष्ट संस्कार पढ़ा है, तो हम रिवीजन करते हैं पारद के बारे में कि पारद और उसके दोष क्या होते हैं। ये आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है। तो पारद अगर हम डिस्कस करें तो इसके बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र से, अथर्ववेद से, सभी से राइट। तो पारद के बारे में स्वर्ण निर्माण कैसे करते हैं पारद से, ये सब कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें मिलता है। इवन चरक सुश्रुत और सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता दोनों में पारद के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन अच्छे से मिलता है कि पारद के बारे में कुष्ठ जो है, कुष्ठ चिकित्सा में पारद प्लस गंधक और माक्षिक देने से। फिर यहाँ पे सुश्रुत ने भी कुष्ठ चिकित्सा में मेंशन किया है पारद का एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो संहिता काल से, वेद काल से ही लोग पारद के बारे में डिस्क्रिप्शन जानते हैं। पारद की उत्पत्ति शिव पार्वती संयोग से हुई है और वो स्टोरी जो है वो मैंने आपको आई थिंक वेल वर्स्ड बताया है और आप वो जानते होंगे, राइट। तो पारद का अगर हम देखें तो हमारे रस शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे रस शास्त्र में पारद को एक बहुत सेक्रेट प्लेस दिया गया है, राइट। तो आज हम पारद करते हैं कि पारद शब्द जो है उसका मतलब क्या होता है, पारद के कितने प्रकार हैं, पारद का ग्राह्य अग्राह्यता कैसे देखा जाता है और उसके दोष। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पारद जो है उसको क्या बोलते हैं। तो रस शास्त्र में जो पारद वर्ड है वो वेरियस ऑथर्स ने अलग अलग हिसाब से दिया गया है। तो सबसे पहले रसरत्न समुच्चय की बात करें तो रसनाथ सर्वधातु नाम, रसनाथ सर्वधातु नाम रसा इत्याभिधीयते, जरा युग मृत्यु नाशाय रस्यते व रसोमतः। मीन्स जो सभी धातु को, पारद इज कॉल्ड रसा, रसनाथ सर्व धातु नाम बिकॉज इट एनगल्फेस द मेटल्स, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि रसनाथ सर्व धातु नाम जो सभी धातुओं को क्या करता है, पोषण देता है। रसनाथ क्या करेगा, सभी धातुओं को पोषण देता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, रसा इत्याभिधीयते, सभी धातु को। रसनाथ सर्व धातु ना मतलब सभी धातु को, एक वर्ड तो ये हो सकता है सभी धातुओं को पोषण देता है। दूसरा इसको रस कहते हैं क्योंकि ये सभी धातुओं का भक्षण करता है। ओके, जरा रोग मृत्यु नाशाय या जरा रोग, जो भी जरा रोग है, मृत्यु रोग है, इन सभी का नाशन करता है, इसीलिए इसे रस कहते हैं। फिर रसनाद अब्रकादि धातु नाम कीर्ति तो रसा, तो मर्क्यूरी और पारद वो है जो रस क्या करता है, अभ्रक आदि धातुओं को क्या करता है और अदर उपवे एंगल्फ करता है या भक्षण करता है। ओके, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रसा कहते हैं। मम देह रसो यस्मात्, मम देह रसो यस्मात् रसा रस रसस्य तेन उच्यते। मीन्स कि जहाँ पे लॉर्ड शिवा पार्वती से कह रहे हैं, प्रभु भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि यह मेरे मम देहा, मीन्स यह मेरे शरीर का सबसे पोटेंट पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, रस्यते यानुच्यते, इसे रस कहते हैं। तो मम देहा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय बॉडी, यहाँ भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं। ठीक है, फिर रसनाथ, रसनाथ अति अभिलेख, अभिलेख, अभिलेखे रस नहीं रसान, रसायनाद अभिलेखे पारदो रस्यते यतः, जो रसायन की तरह, विच इज हैविंग अ रसायन प्रॉपर्टी, क्या होता है, रसायनाद अभिलेख, मीन्स कि जिसमें रसायन की प्रॉपर्टी होती है, ततो रसा ही प्रोक्तम सच धातुरपि स्मृता, उसे हम क्या कहते हैं, रसा कहते हैं। और यह क्या करता है, इसे धातु भी कहता है, धातु का पोषण देते हैं। नेक्स्ट बोला गया है रसनाद द्रव रूपद्वाद पारदाह, द्रव रूपद्वाद रसाह पारदाह, मीन्स कि मर्क्यूरी किस रूप में होता है, रसनाद जो द्रव रूप में होता है, पारद उसे हम रस कहते हैं। तो ये सभी सिनोनिम्स रसा के लिए दिए गए हैं, ये सभी क्या है, रस के लिए अलग अलग प्रकार से। रसनाथ सर्वभक्षण, रसनाथ अब्रकादि धातु नाम, रसनाथ द्रवा रूपत्वात्, ये सभी शब्द रस के लिए या पारद के लिए उपयुक्त हो। तो रस शास्त्र में पारद को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। उसके बाद पारद के अगर हम प्रकार देखते हैं तो रसो रसेन्द्र सूतश्च पारदो मिश्रको तथा
इति पंचविधो जाता क्षेत्र भेदेन संभुजा मीन्स कि रसो बोलते हैं सबसे पहला, उसको क्या कहते हैं, रस, फिर कहते हैं रसेंद्र, फिर है शूत बोलते हैं, फिर पारद बोलते हैं, मिश्रक बोलते हैं। ये 5 जो है क्षेत्र भेद से ये 5 तरह का पारद होता है। ठीक है, तो क्या क्या है पारद जो होता है, बेसिकली अगर प्रकार देखें तो पहला वर्ण भेद से भाव मिश्रा ने कहा है, वो है श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण, जिसे श्वेत वर्ण को ब्राह्मण कहा जाता है, रक्त वर्ण को क्षत्रिय, पीत वर्ण को वैश्य और कृष्ण वर्ण को शूद्र। इसमें से जो ब्राह्मण वैरायटी श्वेत वर्ण है वो रसकल्प के लिए इस्तेमाल होता है, रक्त वैरायटी रसगुटिका के लिए, पीत वैरायटी रसवाद के लिए और कृष्ण वैरायटी जो है अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल में आता है। ओके, अगर हम देखते हैं स्थान भेद से, तो स्थान भेद से या क्षेत्र भेद से कहलाता है, जो आपको श्लोक दिया हुआ है रसरत्न समुच्चय का, ये है रस, रसेंद्र, सूता, पारद, मिश्रक इति पंचविधो जातो। ये 5 विध जो है क्षेत्र भेद से, इसे 5 प्रकार का पारद कहते हैं। इसमें से जो रस है ये रक्त वर्ण का होता है, रसेंद्र जो है श्याम वर्ण का होता है, सूत जो है ईशत पीत वर्ण का होता है, पारद जो है श्वेत वर्ण का होता है और मिश्रक जो है ओके वो मयूर कंठ समम होता है, मयूर के कंठ के समान। तो जो रक्त वर्ण का होता है रस, वो बिना इम्प्योरिटीज वाला होता है रसा, और ये रसायन के काम आता है। ठीक है, और जो सूतेंद्र होता है, रसेंद्र होता है, वो सब बिना इम्प्योरिटीज, विदाउट इम्प्योरिटीज तो होता है, बट साथ साथ अति चंचल होता है रसेंद्र वैरायटी, और ये भी रसायन कर्म के लिए इस्तेमाल आता है। नेक्स्ट है सूत, जो सूत वैरायटी है वो विद इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट होती है और ये द्वैरोहकरण के लिए काम आता है। और जो पारद वैरायटी है ये बिना इम्प्योरिटी के होगा, विथ इम्प्योरिटी, बट ये सर्व रोग हरा होता है, इसका इम्प्योरिटी रिमूव करने के बाद इस्तेमाल करते हैं। मिश्रक जो है वो सर्व सिद्धि प्राप्त करा होता है, सर्व सिद्धि प्रदा, मतलब ये सभी सिद्धि को प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से पारद का 5 प्रकार होता है। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि पारद के ग्राह्य लक्षण क्या है, अग्राह्य लक्षण क्या है। अब आप कैसे पता करेंगे कि ये पारद हमें लेना है या ये पारद हमें नहीं लेना है, कि उसका ग्राह्य अग्राह्यत्व क्या है, कि वो पारद का उल्लेख किया गया ग्राह्य अग्राह्यत्व का आयुर्वेद प्रकाश में। ओके, कि पारद की ग्राह्यत्व या अग्राह्यत्व ये है, अंत सुनीलो बहिरुज्ज्वलो, अंत सुनीलो बहिरुज्ज्वलो यो मध्यागः मध्याः मध्याह्न सूर्य प्रतिमा प्रकाशश्च प्रकाशा योज्यो अतः धूम्र परिपाण्डुवर्णश्च चित्रो नायोज्यो रसकर्म सिद्धये। मतलब जो अंत सुनीलो होता है, which appears like a blue internally, अंदर से कैसा दिखता है, सुनीलो मतलब नीला दिखता है, इंटरनली ब्लू, प्रेजेंट विथ ब्राइट लस्टर, बाहर से उज्जवल होता है, कैसा होता है, लस्टरस होता है एक्सटर्नली, एंड शाइन्स लाइक अ मिड डे सन, और जो किसकी तरह शाइन करता है, मध्याह्न सूर्य प्रतिमा प्रकाशश्च, मतलब जो शाइनिंग जिसकी रहती है दोपहर में, मिड डे में जैसा सन शाइन करता है, सूर्य की प्रतिमा जैसे प्रकाशमान या रहती है, उसी तरह जो क्या करता है, मध्याह्न सूर्य प्रतिमा प्रकाश की तरह दोपहर के तरह शाइन करता है, सूर्य की तरह। ओके, उसे हम क्या मानते हैं, 3 लक्षण है यहाँ स्टूडेंट्स। अंत सुनीलो मतलब अंदर से नीला, बहिरुज्ज्वलो बाहर से उज्जवल और शाइन, एंड विच इल अपीयर लाइक अ मध्यमा सूर्य प्रतिमा प्रकाशा, मतलब मध्य में दोपहर में सूर्य की जो प्रतिमा रहती है, शाइनी रहता है, ब्राइटनेस रहता है, उसकी तरह जो दिखता है पारद, वो अच्छा पारद माना जाता है। योज्यो, वो योज्यो अतः, उसे योज्य या योग्य पारद माना जाता है। ठीक है, फिर अतः मतलब अलग, उसके बाद अतः और धूम्र, कैसा, जो धूम्र वर्ण का दिखता है, परिपांडुश्च मतलब कि जो किसकी तरह, पांडु वर्ण का, धूम्र वर्ण का दिखता है, चित्रो उस तरह का दिखता है, धूम्र और परिपांडु वर्णश्च दिखता है, चित्रो नायोज्यो, ऐसा पारद को हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं रसकर्म के लिए। ओके, तो जो पारद कैसा दिखता है, धूम्र स्मोकी कलर का,
परिपांडु पेल मल्टी कलर दिखता है, चित्रों अलग अलग चित्र विचित्र दिखता है, ना योज्यो वो कभी उपयोग में नहीं लाते हैं रस कर्म के लिए। तो कैसा पारद योग्य में लाते हैं? योज्यो में उपयोग में सुनीला बहिरुज्ज्वला मध्यमा सूर्य प्रतिमा प्रकाश, ऐसा पारद को हम क्या करते हैं? ग्राह्य मानते हैं। जो धूम्र परिपांडु वर्ण रहता है चित्रों वैसा और अलग अलग विचित्र रहता है, उसको कभी रस कर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि पारद का हमने क्या पढ़ लिया, पारद क्या होता है। पारद के बारे में हमने पढ़ लिया कि पारद का डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, पारद का ग्राह्य अग्राह्यता क्या है, पारद के प्रकार क्या है। स्टूडेंट्स, पारद के प्रकार जो है यूजुअली एग्जाम में आप लोग को आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पारद के प्रकार, ठीक है। उसके बाद पारद दोष, ओवरऑल तो ये पारद टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, बट पारद दोष इसमें इंपॉर्टेंट है जो आता है, और पारद के प्रकार। ओके, तो पारद दोष, पारद प्रकार, ग्राह्य अग्राह्य लक्षण, स्पेसिफिकली ग्राह्य अग्राह्य लक्षण और पारद के किसका प्रकार का श्लोक आप याद करिए। फिर है पारद दोष की बात करते हैं, तो पारद में बेसिकली टोटल मिला के 12 दोष होते हैं, जिसमें से नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष और औपाधिक दोष में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष और औपाधिक दोष। तो नैसर्गिक दोष क्या होता है कि जो नैसर्गिक दोष उसे कहते हैं विच विल कम्स फ्रॉम द नेचर, जो कहाँ से आता है? नेचर से आता है, डायरेक्टली प्रकृति से जो उसमें ऑटोमेटिकली दोष रहता है पारद में, उसे नैसर्गिक दोष कहा जाता है। इसका उल्लेख रसरत्न समुच्चय के 11th चैप्टर में किया गया है, ठीक है। औपाधिक दोष, यौगिक दोष और नैसर्गिक, जिसमें से औपाधिक दोष को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? कंचुक दोष, सप्त कंचुक दोष भी कहा जाता है। तो नैसर्गिक दोष के बारे में सबसे पहले देखते हैं, विच विल कम्स फ्रॉम द नेचर, ठीक है, जो नेचर से आता है। तो 3 तरह के दोष होते हैं ये, विष दोष, वहनी दोष और मल दोष। विष दोष वाला पारद खाने से अगर किसी ने शोधित नहीं किया है और विष दोष युक्त पारद खा रहा है, तो वो तुरंत क्या परिणाम मिलेगा? उसे मृत्यु होगा, ठीक है। अगर कोई वहनी दोष खा रहा है तो संताप होगा, मल दोष वाला पारद कोई खा रहा है तो उसे मूर्छा उत्पन्न होगी। तो विष दोष का निवारण करने के लिए कैसे विष दोष का शोधन करते हैं? त्रिफला चूर्ण में पारद को मर्दन करेंगे, उससे पारद शुद्ध हो जाता है और विष दोष का नाश होता है। ऐसा रसतरंगिणी 5th चैप्टर में कहा गया। इसका उल्लेख कहीं भी एक जगह नहीं है। कुछ दोषों का वर्णन रसरत्न समुच्चय में किया गया है, कुछ उसके निवारण का वर्णन रसतरंगिणी में किया गया है। ओके, तो त्रिफला चूर्ण के साथ पारद को क्या करेंगे? हम शोधन करेंगे, मर्दन करने से शुद्ध हो जाता है विष दोष से युक्त पारद। अब यहाँ पे संताप है, वहनी है, वहनी से क्या होता है? संताप जनरेट होता है। वहनी मतलब अग्नि, अग्नि से क्या होता है? संताप, ऐसे आप याद रखिए। तो इसमें देते हैं क्या? चित्रक मूल चूर्ण प्लस पारद, मर्दन करेंगे तो वहनी दोष का नाश होता है। जैसे बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही वहनी है मतलब ये क्या है? अग्नि जल रही। और चित्रक क्या होता है? उष्णवीर्य, बहुत तीक्ष्ण उष्णवीर्य द्रव्य। तो उसी जगह चित्रक से पारद को मर्दन करेंगे तो वहनी दोष नाश हो जाएगा, ठीक है। फिर है मल दोष। मल दोष में मूर्छा उत्पन्न होता है। तो मल दोष का मूर्छा, मूर्छा किसकी वजह से? याद रखिए कि मूर्छा किस वजह से हो सकता है? मल के खाने की वजह से। तो इसमें आरगवदक त्वक चूर्ण के साथ पारद को मर्दन करेंगे तो यह मल का नाश करेगा, ठीक है। अब इसको याद रखने का एक और तरीका है NYA, नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक दोष, ठीक है। फिर N से जो होता है TCA, जो कि क्या होता है? त्रिफला, चित्रक मूल और आरगवदक। विष वहनी मल दोष, मृत्यु, संताप, मूर्छा। विष वाला खाना खाने से या विष पीने से क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। आग से जलने से क्या होता है? संताप होता है। और मल वाला खाने से मूर्छा होता है। इससे याद रख सकते हैं। साथ साथ क्या बोल सकते हैं यहाँ? त्रिफला चूर्ण पारद के साथ, फिर चित्रक मूल और आरगवदक, तो TCA। ओके, चित्रक, त्रिफला, चित्रक और आरगवदक, ये तीनों का आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं यौगिक दोष की तरफ। तो पारद का जहाँ पे हम यौगिक दोष देखते हैं, यौगिक दोष में पारद में यूजुअली 2 दोष पाए जाते हैं रसरत्न समुच्चय के अनुसार। एक है नाग दोष और दूसरा वंग दोष। ये दोनों ही जाड्यता, कुष्ठ और आत्मान उत्पन्न करते हैं। क्या क्या है? यौगिक दोष का मतलब होता है कि दे आर विच विल बी हैविंग मिक्स्ड विद दी पारद, जो पारद या मरकरी के साथ मिक्स्ड पाया जाता है। मरकरी के साथ जो मिक्स्ड दोष हमको मिलता है, मिक्स्ड ऑलरेडी उसमें जो भी मटेरियल मिलता है वो होता है नाग और वंग।
नाग और वंग को यूजुअली पारद में ऊपर से मिलाया भी जा सकता है आउटसाइड से, जब माइंस में कलेक्ट करते हैं पारद को। क्यों ऐसा करा जाता है? मीन्स क्योंकि पारद का वेट बढ़ाने के लिए। पारद बहुत कॉस्टली है और उसका जो व्यापारी लोग हैं बेचने के लिए ये सब, तो उसका क्या है, कमर्शियल ट्रेडर्स दे विल इंक्रीज द वेट ऑफ द पारद और मर्क्यूरी एंड सिल्वर टू सच थिंग्स। वो क्या करते हैं, उसमें नाग और वंग डालते हैं। नाग वंग हम किसको बोलते हैं? लेड और टिन। ठीक है, लेड और टिन जो है इसमें डाला जाता है अलग से। कुछ ऑथर्स के अनुसार नागवंग यशद भी बोलते हैं, बट बेसिकली यौगिक दोष में नाग और वंग आते हैं। तो इसका निवारण करने के लिए क्या करेंगे? गृह धूम प्लस ईट का चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण, ऊन का कुछ ऊन जो होता है ना वो, और पारद, एक दिन तक मर्दन करेंगे और अम्ल कांदी से प्रक्षालन करने के बाद नाग दोष पारद से दूर हो जाता है। ओके, वंग दोष के लिए इसमें इंद्रायण, फिर अंकोल, हरिद्रा चूर्ण, पारद, इसको मर्दन करके अम्लकांडी से प्रक्षालन करेंगे तो इससे क्या होगा, वंग दोष भी दूर हो जाएगा। बेसिकली आप दोनों में देखेंगे तो हरिद्रा चूर्ण कॉमन है। ओके, तो मे भी ये एक तरह का एंटीबैक्टीरियल का काम करता है और ये बहुत इफेक्टिव रहता है, और हरिद्रा जो होता है मलों को नाश करता है, इसलिए हरिद्रा चूर्ण इस्तेमाल में लाया जा सकता है यहाँ पे। ओके, तो क्या बोलते हैं हम, लेड और टिन, जो कि क्या होता है, एक्सटर्नली मिक्स करते हैं हम किसमें, मर्क्यूरी में। ओके, तो जो उत्पन्न करता है जाड्यता, कुष्ठ करते हैं आप औपाधिक दोष। ओके, औपाधिक दोष को हम क्या कहते हैं? औपाधिक दोष जो है उसको सप्त कंचुक दोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्त कंचुक दोष। तो ये जो दोष होता है मेनली ये कहाँ से आता है? जो औपाधिक दोष है, औपाधिक दोष जो आता है भूमिज, गिरिज और वारिज से। भूमिज, गिरिज और वारिज किसे कहते हैं? भूमिज मतलब होता है कि जो औपाधिक दोष अर्थ से मिल रहा है उसमें पारद में आ रहा है। अर्थ में पारद क्या होता है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है वहां पर खानों में या कहीं पर भी, तो वहां से अर्थ से जो दोष आ रहा है। दूसरा गिरिजा, माउंटेन में है वहां से गिरिजा से दोष आ रहा है। और तीसरा जो है वारिजा, अगर वाटर में है तो वहां पर भी उसको दोष आ रहा है। तो माइंस में, वाटर्स में अगर फैला हुआ है, गिरा हुआ है, तो वहां से भी दोष आ रहा है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? औपाधिक दोष या सप्त कंचुक दोष, विच विल ऑकर फ्रॉम द भूमिज, either from the earth, mountain or water. ओके, तो इसीलिए इसे औपाधिक और सप्त कंचुक। तो इसके अंदर टोटल सप्त कंचुक दोष इसे कहा जाता है। सप्त कंचुकी मतलब कि 7 कंचुक दोष जो पारद में रहते हैं। क्या क्या है? परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और ध्वांसी। क्या है? परपटी, परपटी जो है यूजुअली भूमिज से आता है। पाटनी जो है गिरिज से आते हैं। भेदनी वारिज से आता है। द्रावी नागज से आता है। मलकारी भी नागज से आता है। और अंधकारी वंगज से आता है, ध्वांशी वंगज। तो जो परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी जो है ये सभी जो किससे आता है? भूमिज, गिरिज, वारिज, और नागज वंगज से जो भी दोष उत्पन्न हो गया वो सप्तकंचुक दोष है। ओके, बट बेसिकली भूमि, गिरिज, वारिज से होता है। तो इसमें जो परपटी है, परपटी क्या कॉज करता है? शरीर को परपटी बस सुखा देता है। परपटी दोष युक्त अगर कोई पारद खाता है तो वो क्या करता है? शरीर को अल्टीमेटली सुखा देता है। परपटी आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है? पापड़ की तरह सुखा देता है। ठीक है, शरीर उसका सूख जाता है। नेक्स्ट है कि पाटनी, पाटनी स्फुटिवत, स्फुटनवत वेदना। स्फुटनवत मतलब टूटने की तरह, स्फुटन की तरह वेदना उत्पन्न करता है। विदार करत्व, विदार करता है, और स्फुटनवत जो है वेदना सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है। फिर भेदी जो होता है मल भेद करता है, मल में भेद करता है, मल भेद करता है। द्रावी जो है वो शरीर धातु को शैथिल्यता प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्थिर करता है। फिर क्या है नेक्स्ट? मलकारी, वो दोष का वर्धन करता है। अंधकारी मतलब अंधत्व देता है। ध्वांशी मतलब स्वर। सभी कंचुक दोष, तो ये सभी क्या है? को कंचुक दोष है, सभी का कंचुक दोष। तो दोष निवारण के लिए हम कौन सी प्रक्रिया करते हैं? वो है हमारा कंचुक दोष के लिए जो किया जाता है, आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में ही मैंने अपलोड किया है, वो है पारद का अष्ट संस्कार। पारद का संस्कार जो है उसमें जनरल संस्कार जो है विषवानी मल दोष के लिए करेंगे आप, या जनरल जो उसमें दोष प्रेजेंट होता है उसके लिए। बट जहां पर पारद की दोष, अष्ट महादोष
या तो फिर पारद की बात आती है कि उसको कंचुक दोष का नाश करने के लिए हम कौन सा संस्कार करते हैं, अष्ट संस्कार या अष्टादश संस्कार, ठीक है, ये करते हैं। तो अब देखते हैं पारद के अष्ट महादोष जो किसमें आयुर्वेद। तो पारद के अष्ट महादोष क्या क्या है जो आयुर्वेद प्रकाश एवं रसतरंगिणी में बोले गए हैं। ये यूजुअली कभी कभी पूछता है पीजी एग्जाम्स में, पारद के कितने दोष हैं और अष्ट महादोष क्या है। तुम दोष में पारद के कंचुक दोष और महादोष में कंफ्यूज मत होइएगा। पारद के अष्ट महादोष है नाग वंग मला वहनी चापल्य विषदोष गिरिधर दोष और असम अग्नि, ठीक है, असम अग्नि। तो ये इससे जो उत्पन्न होता है व्रणोत्पत्ति, कुष्ठ, जाड्य, संताप, बीजनाश, उसके बाद है मृत्यु, शरीर में स्फोटा और असहग्नि से मोह। और ये सभी उपयुक्त के अनुसार ये जो है नाग वंग मलवानी ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया है, बट इसका शोधन के लिए जो है चापल्य दोष नाश के लिए कृष्ण धतूरा का पंचांग लेना है, बीज लेना है या तो, और पारद का मर्दन करना है, इससे चापल्यता नष्ट हो जाएगा। विषय का पढ़ लिया। गिरिजा दोष के लिए त्रिकटु चूर्ण और पारद लेना है और पारद शुद्धि हो जाएगा। तो कृष्ण धतूरा पंचांग, त्रिकटु चूर्ण और गोक्षुरा चूर्ण का ये सभी लेने से पारद का क्या हो जाएगा, ये 3 दोष चापल्य गिरिजा असम। ऊपर के जितने 6 दोष हैं विष वहनी मल, ठीक है, विष वहनी मल दोष और नागवंगा आएगा इसमें, साथ में ऐड होगा चापल्य गिरिजा और असम के बारे में। तो ये प्रकार उसका पारद का दोष, कंचुक दोष और अष्ट महादोष पारद के बारे में डिस्क्रिप्शन था। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क।